अब अगला पैराग्राफ है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जब भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। लेखक कहते हैं, मानवीकरण की यह परंपरा लेखक ने ही अपने लेख में शुरू नहीं की। यह परंपरा काफ़ी पुरानी है। महाकवि कालिदास ने एक अपना महाकाव्य लिखा था। उस महाकाव्य का नाम था मेघदूत, जिसमें कालिदास ने यक्ष और यक्षिणी दोनों को मिलाने के लिए मेघ में यानी बादल को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें दिखाया गया था कि यक्ष ने अपनी यक्षिणी को मेघ के द्वारा संदेश भेजते हैं। वे बादलों को कहते हैं कि मेरा संदेश लेकर तुम यक्षिणी के पास जाओ। उसमें भी यह वर्णन आता है कि वह उस बादल से कहता है कि वेत्रवती यानी उस नदी को अब वेतवा भी कहा जाता है। जो वेत्रवती नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हारा प्यार पाकर प्रसन्न होगी, है ना। उनका है कि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हारा प्रेम पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। तो उन्होंने क्या कहा है कि मेघ को कहा है कि तुम्हारे प्रेयसी कौन है, वेत्रवती नदी है। कि अर्थात जब तुम वर्षा रूपी जल उस पर डालोगे, अर्थात वर्षा करोगी, क्योंकि वह वेत्रवती नदी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, तो वो बहुत प्रसन्न होगी। लेखक कहते हैं, जिस प्रकार कालिदास ने वेत्रवती नदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे याद आता है कि महाकवि कालिदास भी शायद नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन अर्थात जिसमें प्राण हो। चेतना दो प्रकार की, एक अचेतन यानी जिसमें प्राण नहीं होते हैं, सचेतन यानी जिसमें प्राण होते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि महाकवि कालिदास को भी इन नदियों का यही सचेतन रूपक पसंद है। सचेतन यानी जब वो क्या करती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, अपने विभिन्न रूपों में रहती हैं। तो आगे कहते हैं, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कोई व्यक्ति नदियों को जिसने क्या पहाड़ में भी देखा और मैदान में भी देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि क्या नदियों के बहुत रूप हैं। तो वो आगे कहते हैं, काका कालेल करने नदियों को लोक माता कहा है। क्या काका कालेल करने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया।
दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। अब लेखक कह रहे हैं कि नदियों को हम अनेक रूप में मान सकते हैं। तो कहते हैं काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक यानी संसार, माता यानी माँ। तो काका कालेलकर ने क्या कहा? नदियों को संसार की माँ कहा है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको जीवन दान देती है, उसी प्रकार नदियाँ भी संसार के प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए जल को कहा भी गया है जल ही जीवन है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने क्या कहा? नदियों को लोक माता का दर्जा दिया। फिर वो आगे कहते हैं किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज? वो कह रहे हैं हम उन्हें क्या एक बेटी के रूप में भी देख सकते हैं। फिर आगे कहते हैं थोड़ा आगे चले, इन्हें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? वो कहते हैं हम नदियों को अपनी प्रेमिका के रूप में भी मान सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो वो कह रहे हैं कि हम इन नदियों को एक और रिश्ते में बांध सकते हैं। वो क्या है? बहन। हम बहन भी इन नदियों को मान सकते हैं। और यह बात तो अनेक कवियों ने कही है कि उन्होंने क्या कहा है कि नदियाँ एक बहन के समान हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई। बात है कब की? थोलिंग यानी जब वो तिब्बत की यात्रा पे थे, तिब्बत में थे, तो मन उचट गया था। यानी मन उनका क्या था? परेशान सा था, उदास था, तबीयत ढीली थी, यानी तबीयत भी अच्छी नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। वो अपने मन को शांत करने के लिए सतलज नदी के किनारे गए और वहाँ पे बैठ गए। दोपहर का समय था। वो समय क्या था? दोपहर का था। पैर लटका दिए पानी। तो उन्होंने क्या किया? जब नदी के किनारे गए तो अपने पैरों को पानी में लटका दिए। आप लोग भी कई बार नदी किनारे जाते होंगे तो आपने बहुत सारे ने क्या होगा? पैरों को नदी में लटका दिए होंगे। वो कहते हैं कि थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। कह रहे हैं जब मैंने अपने पैर पानी में डाला तो उस जल ने कुछ असर करने किया और क्या उससे क्या हो गया? मेरा तन और मन ताजा हो गया और मैं क्या गुनगुनाने लगा। मैं एक गीत गाने लगा। क्या कहने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वो कहते हैं वो सतलज नदी को एक बहन के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज, तुम्हारी जो लीला हैं आश्चर्य से भरी हुई हैं। हुआ मुदित मन, वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपने पैर इसमें लटकाए तो मेरा मन मुदित हो गया। मुदित यानी प्रसन्न हो गया। और हटा खुमारी, और मेरे जो दुख है वो दूर हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, यानी मैं तुम्हारे आगे क्या होता हूँ? नतमस्तक होता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम क्या हो? इस हिमालय की बेटी हो और यह हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, यह तुम्हारी चिंता में है और लेकिन वो क्या है? चुपचाप है। प्रकृति नटी की चित्रित पट पर अनुभव अद्भुत छाप हिमालय। वो कहते हैं प्रकृति रूपी नटी, नटी यानी कि नटी अर्थात जो खेल दिखाते हैं, और नटी के चित्रित पट पर यानी उनके बनाए हुए चित्र पर तुम्हारी क्या है? अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तुम्हारी क्या है? अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, यानी उसके समान कोई दूसरा न हो। अद्भुत यानी कुछ अलग छाप है। हिमालय तुम्हारी कुछ अलग ही
छाप है जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो।